नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ रिव्यू शशांक में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में जब कॉर्पोरेट पारदर्शिता और नियामक अनुपालन यानी रेगुलेटरी कंप्लायंस को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है, तो उसी की दिशा में कॉर्पोरेट कार्यालय मंत्रालय यानी एमसीए ने एक अहम सुधार लागू किया गया है, जो है एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट स्टैंड लोन को एमसीए V3 पोर्टल पर एक लिंक्ड फॉर्म के रूप में पेश किया गया है, जो कि 14 जुलाई से 2025 से ऑलरेडी आपका लागू यानी इफेक्टिव हो चुका है। यह नया प्रावधान अब एमसीए में ई फॉर्म EOC-4 यानी ई फॉर्म AOC-04 से जुड़ा हुआ है और कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को और अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो जैसे कि आप जानते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 यानी कंपनी एक्ट 2013 की रूल 143(2) यानी और कंपनी अकाउंट रूल 2014 और कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014, ये तीनों यानी सेक्शन 143 कंपनी अकाउंट रूल 2014 और कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014 के अंतर्गत अब प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य हो गया है कि वो अपने स्टैच्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट का एक एक्सट्रैक्ट प्रस्तुत करे। अब यह केवल एक एनुअल रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य डिजिटल सबमिशन है, यानी आपका इंटरलिंक्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे इस फॉर्म की कानूनी आधारशिला क्या है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लायंस प्रोसेस और एमसीए द्वारा जारी इंस्ट्रक्शन किट में किए गए प्रमुख अपडेट्स। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझते हैं। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो हमारे चैनल लॉ रिव्यू शशांक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर जानकारी आप पे सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, वीडियो का इंट्रोडक्शन देखते हैं और एक बार रीड कर लें तो जो लिखा है फिर उसको समझेंगे। In an era where regulatory compliance and corporate transparency are paramount, the Ministry of Corporate Affairs has introduced a significant procedure refinement. The extract of board report standalone as a linked web form under the MCA V3 portal. ये हमने यहाँ पे standalone क्यों लिखा है, क्योंकि इस वीडियो में standalone की बात कर रहे हैं, इसीलिए। This new development, interlinked with the form AOC-4, is designed to streamline the submission of statutory audit findings and enhance the regulatory oversight of companies' financial reporting. As per the statutory mandate of Section 143(2) of the Companies Act 2013, read with Rule 12 of the Companies Account Rule 2014 and Rule 11 of the Companies Audit and Auditor Rule 2014, every company is now required to submit an extract of the statutory audit report. This extract is no longer merely a part of the annual report. It is now a mandatory digital submission and its significance extends beyond procedural formality. Let us explore this form, its legal grounding, step-by-step compliance process and key updates introduced in the इंस्ट्रक्शन किट इशूड बाय द एमसीए। चलिए दोस्तों, अब इसको समझते हैं। देखिए, जैसे आप जानते हैं, आज के समय में जब कॉर्पोरेट पारदर्शिता और रेगुलेटरी कंप्लायंस को अधिक महत्व दिया जा रहा है, तो कॉर्पोरेट मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण सुधार किया और एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट स्टैंडर्ड को एमसीए V3 पोर्टल पर एज ए इंटरलिंक्ड फॉर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब यह नया प्रावधान AOC-4 से जुड़ा हुआ है और कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को और अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। कंपनी अधिनियम यानी सेक्शन 143(2), ठीक है, रूल आपका इसमें कंपनीज ऑडिट और ऑडिटर रूल्स और स्टैच्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट का एक डिजिटल एक्सट्रैक्ट प्रस्तुत करेंगे हम, और ये केवल एनुअल रिपोर्ट का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि एक डिजिटल सबमिशन भी होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, इसमें जानेंगे हम कानूनी आधारशिला, स्टेप बाय स्टेप कंप्लायंस और एमसीए द्वारा जारी किए गए इंस्ट्रक्शन किट में प्रमुख अपडेट्स। साथ ही दोस्तों, हमें जब हम इस फॉर्म को फाइल करेंगे, देखिए पहली बार फॉर्म फाइल हो रहा है, तो हमें इसको फाइल करते हुए भी बहुत सारी सावधानियां भी देखनी पड़ेंगी। तो अभी इसमें हम बात करेंगे क्या क्या हमें चीजों को देखना पड़ेगा जब इस फॉर्म को हम अवॉइड कर सकते हैं, उन सब चीजों को, है ना। तो एक एक करके हम चीजों को समझेंगे। अब हम समझेंगे लीगल फ्रेमवर्क और उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में। अब देखते हैं लीगल फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेबिलिटी। तो सबसे पहला सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 143(2) कंपनीज एक्ट 2013 का, फिर है रूल 12 ऑफ कंपनीज अकाउंट रूल 2014 का, फिर है रूल 11 कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014 का। तो सेक्शन 143(2) क्या कहता है कि जो कंपनी का हर ऑडिटर होता है, यानी प्रत्येक ऑडिटर जो होता है, वो क्या करेगा, वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा जो किसको देगा, कंपनी के मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स को देगा। ठीक है, किस चीज की, जो उसने अकाउंट्स को एग्जामिन किया है। ठीक है, एंड ऑन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बाय द एक्ट। ठीक है, द रिपोर्ट मस्ट स्टेट वेदर द अकाउंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, और अकाउंट्स जो है उसके वो ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। अगर उसकी कोई क्वालिफाइड ओपिनियन है तो अपनी क्वालिफाइड ओपिनियन उसके अंदर देगा। ठीक है, और अगर उसका कोई उसकी कोई ओपिनियन है तो उस ओपिनियन को भी उसके अंदर शेयर करेगा, जिससे कि जो कंपनी के शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर्स है, उनको क्लियर व्यू मिल सके।
ठीक है। रूल 12 क्या कहता है? रूल 12 कहता है मैंडेट्स द फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन अकाउंट इन फॉर्म AOC4। रूल 12 क्या बताता है? रूल 12 बताता है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपके ऊपर कंसोलिडेट एप्लीकेबल है तो आप कंसोलिडेट भी फाइल करेंगे और स्टैंडअलोन भी फाइल करेंगे, है ना। अगर आपके ऊपर स्टैंडअलोन ही सिर्फ एप्लीकेबल है तो आप अपना स्टैंडअलोन को फाइल करना आपके ऊपर मैंडेटरी है, ठीक है। आप जानते हैं रूल 11 कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स क्या क्या बोलता है। देखिए, इसमें आपका ऑडिटर की रिपोर्ट में कुछ डिस्क्लोजर देंगे अनिवार्य किए गए हैं। वो डिस्क्लोजर क्या क्या है? सबसे पहला है पेंडिंग लिटिगेशन से संबंधित जानकारी देनी पड़ेगी। दूसरा है प्रोविजन से जुड़े विवरण देने पड़ेंगे। तीसरा है इंटरनल कंट्रोल से संबंधित जो भी टिप्पणियां है उसकी वो देनी पड़ेंगी। और कोई भी अगर धोखाधड़ी से रिलेटेड जो भी 143(12) के अंदर अगर कोई उसका रिमार्क्स है तो उसको उसका रिमार्क्स को देना पड़ेगा। तो वो थे हमारे लीगल फ्रेमवर्क और एप्लीकेबिलिटी। अब हम देखेंगे पर्पस ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है। द वेब फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट स्टैंडअलोन एम्स टू सिंप्लीफाई एंड डिजिटाइज द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द statutory auditor comments separately as a linked form to AOC4 or AOC4 NBFC, whichever is applicable. This ensures granular visibility into auditor remarks, standardized disclosure across companies, digitally authenticated submission using DSC, easier detection and analysis of audit qualification by regulator. ठीक है, तो आइए अब एक एक करके चारों को जानते हैं। सबसे पहला है granular visibility into auditor remarks। देखिए इसके अंदर क्या होगा? इसमें कंपनियों की रिपोर्ट पर विस्तृत और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी होगा ऑडिटर्स को, ठीक है। सेकंड है स्टैंडर्डाइज डिस्क्लोजर अक्रॉस कंपनीज। इसमें क्या होगा? सभी कंपनियों में एक समान रूप से जानकारी प्रस्तुत करना जरूरी हो जाएगा। तीसरा होगा डिजिटली ऑथेंटिकेटेड सबमिशन यूजिंग DSC। फिर क्या होगा? जो भी हम फॉर्म दाखिल करेंगे वो फॉर्म की प्रामाणिकता और सुनिश्चित करना कैसे होगा? DSC से होगा, ठीक है। चौथा क्या होगा? इजियर डिटेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन बाय रेगुलेटर। और ऑडिट रिपोर्ट में बताएगा क्वालिफिकेशन या टिप्पणियों को पहचान और विश्लेषण को जो है आइडेंटिफाई करना सरल हो जाएगा। देखिए, अगर हम इसको सरल शब्दों में कहेंगे, इसको अगर हम समराइज करें तो यह वेब फॉर्म कंपनियों की वित्तीय पारदर्शिता, ठीक है, और नियामक अनुपालन यानी रेगुलेटरी कंप्लायंस को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से लागू किया गया, क्योंकि इसमें सारे जो स्टैंडर्ड जो डिस्क्लोजर होंगे वो ऑलमोस्ट सभी सेम होंगे। तो उससे जो है आपको बोलो क्या बोलते हैं, डिस्क्लोजर को आपको बताना मैंडेटरी हो जाएगा। आप ये नहीं कर सकते किसी में आप दिखा रहे हैं किसी में नहीं दिखा रहे। अपार्ट फ्रॉम के MJT7 सबके लिए एक है, MJT7 सबके लिए एक है, ठीक है। अब हम देखेंगे वेल एंड हाउ टू फाइल। देखिए, जब आप AOC4 को अपना सबमिट कर देंगे तो फॉलोइंग जो उसके लिंक्ड फॉर्म होंगे, जो भी आपने AOC4 में यस या नो किया होगा उसके अकॉर्डिंगली आपके इंटरलिंक फॉर्म आपके ओपन हो जाएंगे। जैसे AOC4 CFS एप्लीकेबल अगर होगा वो ओपन हो जाएगा, AOC1 होगा वो ओपन हो जाएगा, AOC2 ओपन होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपका रिलेटेड पहले ट्रांजेक्शन सब्सिडी से रिलेटेड डिटेल्स है वो ओपन हो जाएंगे, CSR2 आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऑडिटर रिपोर्ट मैंडेटरी ये ओपन होनी है। तो अगर आपका कंसोलिडेट हुआ तो कंसोलिडेट आपका एक्सट्रैक्ट ऑडिट रिपोर्ट ओपन हो जाएगा और एक्सट्रैक्ट ऑफ वो रिपोर्ट भी आपका मैंडेटरी है, तो ये भी आपके साथ के साथ ओपन होगी, ठीक है। तो बेसिकली जो जितने भी इंटरलिंक फॉर्म है ये आप इंडिपेंडेंटली फाइल नहीं कर सकते, ये आपके पेरेंट फॉर्म के साथ ही सबमिशन होगा, ठीक है। और इसके अंदर की एडवाइस ही होगी, बोर्ड रिपोर्ट के साथ आप अपने PDF भी अटैच कर दें एक्सट्रैक्ट के, और ऑडिटर रिपोर्ट के साथ भी सेम अपना एक्सट्रैक्ट आप अपना अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे फील्ड 11 इंस्ट्रक्शंस की हाइलाइट्स फ्रॉम द MCA इंस्ट्रक्शन किट। जो इंस्ट्रक्शन किट है उसमें से की हाइलाइट्स क्या क्या है? सबसे पहले नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क और डिस्क्लेमर, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क और डिस्क्लेमर जो भी होगा मैक्सिमम ऑफ 20 आपका आप डाल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। और अगर 20 से ज्यादा है तो आपको अटैच डिटेल जो है सेपरेटली अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए एडवाइस मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आप अपना ऑडिटर रिपोर्ट साथ अटैच कर दीजिएगा ताकि कोई भी इशू क्रिएट ना हो, ठीक है। फिर टाइप ऑफ रिमार्क कि जो आपके ऑप्शन क्या क्या होंगे, क्वालिफिकेशन है, रिजर्वेशन है, एडवर्स है, डिस्क्लेमर है। तो आपको अपने अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट करना है जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। फिर होगा ऑडिटर कमेंट्स क्या है, मैंडेटरी है देना अगर आपने टाइप ऑफ रिमार्क सेलेक्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंगली। कार्य एप्लीकेबिलिटी यस और नो, ठीक है। अगर आप यस करेंगे तो आपके और ऑप्शन जो है जो पॉइंट्स है आपके वो ऑप्शन आपके अवेलेबल हो जाएंगे, वो हम आगे देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स है। तो उसमें आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, फेवरेबल, अनफेवरेबल है, डिस्क्लेमर है, क्लॉज नॉट एप्लीकेबल। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। फिर डिटेल्स हम कैरो रिमार्क, फिर जो जो पॉइंट्स आप फेवरेबल या अनफेवरेबल, फेवरेबल होगा तो कुछ दिक्कत नहीं है, बट अगर आप अनफेवरेबल करेंगे
या डिस्क्लेमर करेंगे तो आपको उसका डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर ऑप्शनल अटैचमेंट, तो आप अपना अटैचमेंट आप अटैच कर सकते हैं 5 अप टू 5 फाइल्स। एक फाइल जो है वो अप टू मैक्सिमम कितने MB की होगी, 20 MB की होगी, ठीक है। क्या क्या आप अटैच कर सकते हो, PDF, एक्सेल और JPG फॉर्मेट में आप अटैच कर सकते हो। उसके बाद आपको DSC लगाना पड़ेगा फॉर्म को सबमिट करने के लिए, ठीक है। जो भी DSC होगा वो MCA V3 पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए ड्यूली और वैलिड दिन के साथ रजिस्टर होना चाहिए। तो ये थे हमारे फील्ड ड्राइवन इंस्ट्रक्शंस। अब हम देखेंगे दोस्तों कंप्लीट फॉर्मेट फॉर एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट का, ठीक है। अब हम क्लॉजेस देखेंगे, हमारे 1 से लेके 6 क्लॉज तक होंगे। सबसे पहला क्लॉज होगा रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर। क्लॉज 1A होगा ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर, 1B होगा बेसिस ऑफ द ओपिनियन, 1C होगा एम्फेसिस ऑफ द मैटर, 1D होगा की ऑडिटर मैटर्स, 1E होगा अदर इंफॉर्मेशन इफ एनी। फिर क्लॉज 2 होगा नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और आइडल रिमार्क्स। नंबर 3 होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस फॉर द स्टैंड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लॉज 4 होगा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ द स्टैंड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लॉज 5 होगा स्टेट एनी अदर मैटर एज पर रूल 11 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 14। 5 होगा स्टेट एनी अदर मैटर इफ एनी। फिर 6 होगा रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। 6B होगा whether the company's auditor report order CARO is applicable and if so the comment in the auditor report. 6C होगा auditor comments on the item specified under section 197 subsection 16. 6D होगा reporting on the internal financial control. तो ये सारे हमारे एक्सट्रैक्ट होंगे जो हम फाइल करेंगे फॉर्म के। अब एक करके इसकी डिटेल आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों डिटेल में जानेंगे ऑडिटर रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लॉज 1, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो क्लॉज है ना रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर, वहां पे क्या है नेम ऑफ द कंपनी आपका ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाएगा। फिर आपको ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर आप फिल करेंगे, जो भी आपका ऑडिटर की ओपिनियन होगी वो आपका जो ऑडिटर रिपोर्ट होगी उसका वर्ड फाइल में से आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर बेसिस ऑफ द ओपिनियन अगर होगी वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। एम्फेसिस ऑन मैटर अगर है कोई ऑडिटर की तो वो आपको यहाँ मेंशन करिएगा, ठीक है। फिर की ऑडिट मैटर्स अगर जो है वो ऑडिट आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। और ई पॉइंट होगा अदर इन्फॉर्मेशन इफ एनी, तो अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन है तो उसको भी आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्लॉज 1। चलिए अब देखते हैं क्लॉज 2 से क्लॉज 4 तक। क्लॉज 2 है नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्ट रिमार्क्स और डिस्क्लेमर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि आप ऑलरेडी हमने बात करी कि आप मैक्सिमम 20 क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्ट रिमार्क्स तक यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उससे ज्यादा है तो आपको उसके लिए अलग अटैचमेंट जो है अटैच करनी पड़ेगी। फिर थर्ड पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आपको वो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी अपनी जो है ऑडिट रिपोर्ट से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा आप। फोर्थ है ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ द स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको आप एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसकी वर्ड फाइल से। फिर क्लॉज 5 क्या है, क्लॉज 5 है स्टेट अदर मैटर एज पर रूल 11 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014, ठीक है। जो भी आपके अदर मैटर्स होंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट देख के अपनी, ठीक है। उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कर लीजिएगा। इस 5 भी कोई एनी अदर मैटर है जो आपका कहीं पे डिस्कस ना होगा ऊपर वो यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। 6A के अंदर रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसको आप अपनी वर्ड फाइल से उठा के यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। फिर आपका है क्लॉज 6B। क्लॉज 6B क्या है, वेदर कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर CARO इज एप्लीकेबल ऑन कंपनी, ठीक है। तो अगर यस है तो आपका जो क्लॉज C है वो ओपन हो जाएगा, अगर नो होगा तो क्लॉज C आपका ओपन नहीं होगा, ठीक है। अब आपने अगर यस किया है तो C आपका ऑडिटर कमेंट ऑन द आइटम स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर यानी CARO में क्या क्या है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपके ऊपर ऑडिटर कमेंट ऑन रिपोर्ट क्या है, जो उसने आपका रिटर्न क्या रिमार्क्स दिए हैं, फेवरेबल रिमार्क है तो एक जो डिटेल्स एंड कमेंट प्रोवाइड है उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। या अगर उन्होंने जो कमेंट दिया उसको आप कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा यहाँ पे फेवरेबल रिमार्क लिख के। फिर अनफेवरेबल रिमार्क है तो आपको भी आप कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, आपको तो आपको करना ही पड़ेगा। डिस्क्लेमर रिमार्क है तो भी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। क्लॉज नॉट एप्लीकेबल है तो आपका जो थर्ड टैब फोर्थ जो आपका सेकंड टैब है डिटेल्स एंड कमेंट प्रोवाइडेड वो आपका फ्रीज ही रहेगा, ठीक है। फिर ऐसी इन्वेंटरीज सेम
फेवरेबल, अनफेवरेबल, डिस्क्लेमर या क्लॉज नॉट एप्लीकेबल, उसके अकॉर्डिंगली आप डिटेल्स ऑफ कमेंट प्रोवाइडेड को चूज करेंगे। ठीक है, लोन्स गिवन बाय द कंपनी, फिर वही सेम फेवरेबल, अनफेवरेबल, डिस्क्लेमर या क्लॉज नॉट एप्लीकेबल। थर्ड वाला क्लॉज ऑफ एज इट इज, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रीट करेंगे। फिर लोन्स टू डायरेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी, सेम फेवरेबल, अनफेवरेबल, डिस्क्लेमर और क्लॉज नॉट एप्लीकेबल। फिर थर्ड टैब उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीट करेंगे। और फिर एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, सेम आप देखेंगे ऑडिटर कमेंट ऑन द रिपोर्ट, उसके बाद आप थर्ड टैब को उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। फिर क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, वही फेवरेबल, अनफेवरेबल, डिस्क्लेमर या क्लॉज नॉट एप्लीकेबल, सेम थर्ड पॉइंट उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट होगा। स्टैच्यूटरी ड्यूज, टर्म लोन, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फ्रॉड नोटिस, डिस्क्लेमर ऑफ अनरिकॉर्डेड इनकम, निधि कंपनी। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप सेम क्लॉज नॉट एप्लीकेबल, फेवरेबल, नॉट फेवरेबल, ठीक है, डिस्क्लेमर है, तो आप उसको चूज करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट्स को उसके अकॉर्डिंगली जो कमेंट्स है वो वहां पे कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि आपको आगे चल के कोई इशू ना हो। फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल इश्यूज, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, रजिस्ट्रेशन अंडर आरबीआई एक्ट, अगर कंपनी एनबीएफसी है तो इंटरनल ऑडिट, ठीक है, कैश लॉसेज, रेजिग्नेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सेम क्लॉज नॉट एप्लीकेबल, डिस्क्लेमर, फिर अनफेवरेबल रिमार्क, फेवरेबल रिमार्क, आप उसको चूज करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली आप फिर अपने उस जो ऑडिटर के कमेंट्स है उसको वहां पे मेंशन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। फिर आपका होगा मटेरियल अनसर्टेनिटी और ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंट सीएसआर अमाउंट टू बी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 और स्पेशल अकाउंट। ठीक है, इसको आप सेम डिस्क्लेमर, फेवरेबल, अनफेवरेबल, क्लॉज नॉट एप्लीकेबल चूज करके अपना जो है डिटेल फीड कर देंगे। ठीक है, फिर 6D कौन सा टैब है आपका, रिपोर्टिंग ऑन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। सेम आप जो आपकी वर्ड फाइल होगी उसमें से आप कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर अटैचमेंट होगी, ऑप्शनल अटैचमेंट, उस जो ऑप्शनल अटैचमेंट में जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था अपनी ऑडिट फाइल को जरूर इसमें अटैच कर दीजिएगा ताकि अगर आपको कोई पॉइंट छूटा हो तो यहाँ से वो कवर हो जाए। ठीक है, तो ये थे हमारे स्क्रीनशॉट जो थे हमारे ऑडिट रिपोर्ट के। अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग गाइड। सबसे पहले हम कैसे हम फॉर्म को फाइल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एमसीए के V3 पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, बिजनेस यूजर क्रेडेंशियल के थ्रू। उसके बाद ई फाइलिंग टैब पे नेविगेट करेंगे, फिर एनुअल फाइलिंग और AOC 4 पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम AOC 4 को कंप्लीटली जो हमारा फॉर्म है उसको फिल करेंगे और AOC 4 को सबमिट करेंगे। ठीक है, और सक्सेसफुल सबमिशन के बाद हम प्रोसीड करेंगे लिंक फॉर्म के ऊपर। तो वहां पे हम क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद क्या फॉर्म उसमें क्या क्या फिल करेंगे, नंबर ऑफ रिमार्क्स, टाइप ऑफ ईच रिमार्क, ऑडिटर कमेंट्स हम डालेंगे, कारो एप्लीकेबल है कि नहीं है, अगर है तो कारो के रिमार्क टाइप डालेंगे। ठीक है, और अनफेवरेबल, डिस्क्लेमर, कारो के रिमार्क्स डालेंगे। उसके बाद अपलोड अटैचमेंट डालेंगे जो हमें डालनी चाहिए, फिर DSC का वैलिड DSC का यूज करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो ये था हमारा स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग गाइड। ई फॉर्म AOC 4 को के साथ किसको फाइल कर देगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट स्टैंड अलोन को फाइल करने का। अब हम देखते हैं की टेक्निकल पॉइंट्स फॉर सबमिशन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ड्राफ्ट को सेव करना, यानी फॉर्म भरते समय ड्राफ्ट को सेव करने का विकल्प उपयोग करके हम क्या करेंगे, फॉर्म को सेव करेंगे और उसको सुरक्षित करेंगे। ठीक है, सेकंड है एप्लीकेशन हिस्ट्री का उपयोग करना। सेव किए गए ड्राफ्ट को दोबारा देखने, एडिट करने के लिए एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाकर हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लिमिट में, तो देखिए प्रत्येक टेक्स्ट बॉक्स में हम अधिकतम कितने कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, 5000 कैरेक्टर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर है प्रोसेसिंग का टाइप, यह फॉर्म की प्रोसेसिंग उसके पेरेंट फॉर्म यानी AOC 4 पर निर्भर करेगी कि उसके अंदर इंटरलिंक फॉर्म कौन कौन से ओपन होंगे। फीस, इस इंटरलिंक फॉर्म की कोई भी अतिरिक्त फीस नहीं लगेगी, जो भी फीस लगेगी वो आपकी मेन फॉर्म की लगेगी। देखिए इन ऊपर जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस करे, इस बिंदुओं को ध्यान में रखकर कंपनी बिना किसी मिस्टेक के सुचारू रूप से फॉर्म को दाखिल कर सकती है ताकि उसको AOC 4 के साथ साथ इंटरलिंक फॉर्म को फाइल करने में भी कोई दिक्कत ना आए और उसका फॉर्म जो बिना किसी मिस्टेक के साथ फाइल हो सके।
अब हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो 4 हमारे कॉमन मिस्टेक्स है, क्या क्या है? एंटरिंग जीरो रिमार्क्स बट लीविंग ऑन द कैरो सेक्शन इनेबल्ड, ठीक है। यूजिंग एक्सपायर्ड डीएससी और मिसमैच पैंट इन, अपलोडिंग अनसपोर्टेड फाइल फॉर्मेट। फोर्थ है सबमिटिंग विदाउट चेकिंग द साइनिंग अथॉरिटी राइट्स। अब इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट था, देखिए पहले पॉइंट में क्या होगा, शून्य मार्क्स दर्ज करने पर भी कैरो सेक्शन का जो पॉइंट है यानी टैब है वो आपका इनेबल हो जाती है। लेकिन यदि कोई मार्क्स नहीं है तो कैरो सेक्शन को सक्रिय ना रखें, ठीक है, उसको आप डिसेबल ही रखिएगा। एक्सपायर्ड जो डीएससी है उसको वैध डीएससी यानी वैलिड डीएससी ही आप यूज करें और अपना करेक्ट पेंट इन का उसमें यूज उपयोग करें, ठीक है। और केवल जो आपके सपोर्टेड फॉर्मेट्स है ना, पीडीएफ, एक्सेल, जेपीजी फॉर्म को अपलोड करें, ठीक है। और यह सुनिश्चित करें कि जिस व्यक्ति द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर यानी डीएससी किया जा रहा है उसके पास आवश्यक अधिकार हो यानी अधिकृत अधिकार हो, ऑथराइज राइट्स हो, ठीक है। तो इन सब गलतियों से बचकर कंपनियां क्या कर सकती है, एमसीए पोर्टल पर सही तरीके से, फास्ट तरीके से और बिना किसी मिस्टेक्स के फाइलिंग को आपका जो है डन कर सकती है, वो भी बिना किसी त्रुटि के। देखिए एक्सट्रैक्ट और ऑडिटर रिपोर्ट स्टैंड जो है वो भारत में रियल टाइम ट्रेसेबल है, पारदर्शी अनुपालन की दिशा में प्रगतिशील कदम है, ठीक है। यह केवल फॉर्म नहीं है बल्कि यह कंप्लायंस चेक पॉइंट भी है और यह सुनिश्चित करता है कि ऑडिटर की टिप्पणियां और अंतर्दृष्टि औपचारिक रूप से दर्ज हो और सीधे नियामक तक पहुंचे यानी रेगुलेटर तक पहुंचे, ठीक है। कंपनी सचिवों यानी कंपनी सेक्रेटरीज, मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ और ऑडिटर्स के लिए इस प्रक्रिया को समझना आवश्यक है, क्योंकि कंपनी और उनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बीच समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन सहज और समयबद्ध होना चाहिए ताकि रीसबमिशन या नॉन कंप्लायंस से बचा जा सके। इस प्रणाली का पालन करके कंपनियां न केवल कंपनी एक्ट 2013 के तहत अनुपालन करती हैं बल्कि उनके जो हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स हैं के प्रति उच्च स्तर की गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को भी प्रदर्शित करती है। यदि इसको मैं संक्षेप में कहूं तो यह नया वेब फॉर्म कंपनियों के लिए एक अवसर है कि वे नियामक अनुपालन को मजबूत करें, पारदर्शिता बढ़ाएं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रति उच्च मानक स्थापित करें ताकि उनकी कंपनी का जो आगे नाम है वो बढ़ सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि किस तरह से आज के समय में जब कॉर्पोरेट पारदर्शिता और नियामक अनुपालन यानी रेगुलेटरी कंप्लायंस को प्राथमिकता दी जा रही है, तो अनचेन एक बड़ा सुधार पेश किया है जिसमें एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट को एमसीवी3 पोर्टल पर लिंक फॉर्म के रूप में उन्होंने पेश किया है। हमने देखा कि यह प्रावधान अब एओसी 4 से जुड़ा हुआ है। यह कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग को और अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने का काम करता है। साथ ही कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 को संबंधित नियमों के अंतर्गत यह एक अनिवार्य डिजिटल सबमिशन है। इस वीडियो में हम विस्तार से जाना कि इस फॉर्म का कंपनी का आधार क्या होगा, कानूनी आधार, स्टेप बाय स्टेप कंप्लायंस प्रोसेस और एमसी इंस्ट्रक्शन किट में किए गए प्रमुख अपडेट्स। उम्मीद है जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल लॉ इजी शशांक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कॉर्पोरेट और लीगल कंप्लायंस से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आपसे सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।